वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मशीन लर्निंग की एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग ये एक ऐसा शब्द है जो डेटा साइंस में अक्सर सुनाई देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है। मतलब ये असल में डेटा के अंदर छुपी हुई कहानियों को बाहर निकालने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, खासकर तब जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिस पर कोई लेबल में लगा हो। हाँ, और यही आज का हमारा फोकस है। हमारी आज की चर्चा गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग संसाधनों पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि क्लस्टरिंग असल में कैसे काम करती है और कैसे ये अनलेबल्ड डेटा के ढेर में से पैटर्न और उपयोगी समूह यानी क्लस्टर्स ढूंढ निकालने में हमारी मदद करती है। सोचिए, आपके पास बहुत सारा डेटा है पर आपको पता नहीं कि उसमें क्या क्या श्रेणियां या ग्रुप्स मौजूद हैं। क्लस्टरिंग कैसे इसमें एक स्ट्रक्चर या व्यवस्था ला सकती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, क्लस्टरिंग आखिर है क्या? क्लस्टरिंग, जैसा आपने इशारा किया, मशीन लर्निंग की दुनिया में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका मूल काम है डेटा पॉइंट्स यानी डेटा के अलग अलग हिस्सों या नमूनों को उनकी आपसी समानता सिमिलैरिटी के आधार पर समूहों में बांटना। आपने अनसुपरवाइज्ड का, इसका क्या मतलब है? क्या ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से अलग है, जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हो? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और इसे समझना जरूरी है। अनसुपरवाइज्ड का मतलब है कि हम सिस्टम को पहले से कोई जवाब या लेबल नहीं बताते। हम उसे ये नहीं सिखाते कि ये डेटा टाइप ए है और वो डेटा टाइप बी है। इसके बजाय हम सिस्टम को सिर्फ डेटा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो खुद ही इसमें मौजूद पैटर्न या समानताएं ढूंढे और उनके आधार पर ग्रुप्स बनाए। अच्छा, तो मतलब सिस्टम खुद ही सीख रहा है बिना किसी गाइड के? बिल्कुल। ये क्लासिफिकेशन जैसी सुपरवाइज्ड तकनीकों से एकदम अलग है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहले से लेबल किया हुआ डेटा होता है, जैसे तस्वीरों का एक सेट जिसमें बताया गया हो कि किस तस्वीर में बिल्ली है और किस में कुत्ता, और मॉडल उस लेबल वाले डेटा से सीखता है कि नए डेटा को कैसे क्लासिफाई करना है। क्लस्टरिंग में कोई पहले से तय लेबल नहीं होते। सिस्टम खुद ही डेटा की संरचना को समझने की कोशिश करता है। ये तो काफी स्मार्ट लगता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? जैसे शुरुआत में हेल्थ केयर सिस्टम का जिक्र था, वो कैसे काम करेगा? हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल के पास हजारों मरीजों का डेटा है। इस डेटा में उनकी उम्र, उनके लक्षण जैसे बुखार, खांसी, दर्द का स्तर, किसी विशेष दवा पर उनकी प्रतिक्रिया, लैब टेस्ट के नतीजे जैसी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन इस डेटा पर कोई लेबल नहीं लगा है कि कौन सा मरीज किस प्रकार की बीमारी या स्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, मतलब रॉ डेटा है हमारे पास। सही। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इस सारे डेटा को देखेगा और उन मरीजों को एक साथ ग्रुप करने की कोशिश करेगा जिनके लक्षण या दवा पर प्रतिक्रिया एक जैसी है। हो सकता है कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें युवा मरीज हों जिनमें हल्के लक्षण थे और जो दवा पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक दूसरा ग्रुप हो सकता है जिसमें बुजुर्ग मरीज हों जिनके लक्षण गंभीर थे और जिनकी प्रतिक्रिया अलग थी। ये ग्रुप्स सिस्टम खुद ही डेटा में मौजूद समानताओं के आधार पर बनाएगा, बिना हमारे बताए कि ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं। यानी ये हमें उन ग्रुप्स के बारे में बता सकता है जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। स्रोत में एक चित्र का भी उल्लेख है जहां कुछ बिना लेबल वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं। हाँ, वो चित्र यही दिखाता है कि अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स बिखरे हुए हों तो क्लस्टरिंग कैसे उन्हें उनकी नज़दीकी या समानता के आधार पर अलग-अलग गुच्छों या क्लस्टर्स में बांट सकती है। देखने से ही अंदाजा लग जाता है कि शायद 3 अलग-अलग समूह मौजूद हैं और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का काम यही पहचानना है। ये समानता या सिमिलैरिटी कैसे तय होती है? मतलब सिस्टम कैसे जानता है कि कौन से 2 मरीज या डेटा पॉइंट्स समान हैं? ये क्लस्टरिंग की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। समानता को परिभाषित करने के लिए हमें एक सिमिलैरिटी मेजर या मीट्रिक चुनना पड़ता है। ये मीट्रिक एक गणितीय तरीका है ये आंकने का कि 2 डेटा पॉइंट्स कितने मिलते जुलते या कितने अलग हैं। और ये मीट्रिक किस आधार पर चुना जाता है? ये पूरी तरह से डेटा के प्रकार और उसमें मौजूद फीचर्स पर निर्भर करता है। फीचर्स यानी वो विशेषताएं या गुण जिन्हें हम हर डेटा पॉइंट के लिए माप रहे हैं। जैसे मरीज वाले उदाहरण में उम्र, लक्षण, टेस्ट रिजल्ट्स आदि फीचर्स थे। अच्छा, फीचर्स मतलब डेटा की वो खासियतें जिन्हें नापा जा रहा है। बिल्कुल।
अगर हमारे पास कम फीचर्स हैं, जैसे सिर्फ 2 मान लीजिए, ऊंचाई और वजन, तो समानता मापना शायद आसान हो, जैसे यूक्लिडियन दूरी। लेकिन अगर हमारे पास सैकड़ों या हजारों फीचर्स हों, जैसे किसी ऑनलाइन ग्राहक का पूरा ब्राउजिंग इतिहास, खरीदारी, क्लिक्स, डेमोग्राफिक्स, तो ये तय करना बहुत जटिल हो जाता है कि कौन से फीचर्स समानता के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं और उन्हें कैसे मिलाकर एक ओवरऑल समानता स्कोर निकाला जाए। यानी फीचर्स बढ़ने से मुश्किल बढ़ जाती है। हाँ, और यहीं पर अलग-अलग तरह के सिमिलैरिटी मेजर्स काम आते हैं। गूगल के स्रोत में इसका जिक्र है कि कुछ तरीके मैनुअल होते हैं, जहां इंसान नियम बताता है, जबकि कुछ ज़्यादा एडवांस्ड तरीके, जैसे एम्बेडिंग बेस्ड मेजर्स, मशीन को खुद ही सीखने देते हैं कि समानता के पैटर्न क्या हैं। ये अपने आप में गहरा विषय है। समझ गया। तो मान लीजिए हमने सिमिलैरिटी मेजर चुन लिया और एल्गोरिदम ने डेटा को ग्रुप्स में बांट दिया। इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? हमें क्या मिलता है? जब क्लस्टरिंग पूरी हो जाती है, तो हर डेटा पॉइंट को एक समूह असाइन कर दिया जाता है। हर समूह को एक यूनिक पहचान करता दिया जाता है, जिसे क्लस्टर आईडी कहते हैं। तो अब हर मरीज, हर ग्राहक या हर डेटा पॉइंट को उसके मूल फीचर्स के लंबे सेट के बजाय सिर्फ एक क्लस्टर आईडी से पहचाना जा सकता है। ओह, तो ये एक तरह से डेटा को सरल बनाने का तरीका हुआ, सिंप्लीफाई करने का। बिल्कुल, ये बड़े और जटिल डेटा सेट को मैनेज करने और समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सोचिए, जहां पहले हर डेटा पॉइंट के लिए दर्जनों या सैकड़ों फीचर्स थे, अब उसे सिर्फ एक लेबल, उसके क्लस्टर आईडी से दर्शाया जा सकता है। ये उस डेटा पॉइंट के प्रकार या समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हमने समझा कि क्लस्टरिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका आउटपुट क्या होता है। अब बात आती है सबसे दिलचस्प हिस्से की, असल दुनिया में इसके उपयोग क्या है? ये तकनीक कहाँ-कहाँ काम आती है? इसके अनुप्रयोग बहुत वाइड हैं और विविध हैं। ये सिर्फ एकेडमिक चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी और बिजनेस में इसका खूब इस्तेमाल होता है। स्रोत में कुछ सामान्य उपयोग बताए गए हैं, जैसे मार्केट सेगमेंटेशन। हाँ, ग्राहकों को बांटना। बिल्कुल, कंपनियों के लिए समझना जरूरी है कि उनके ग्राहक कितने प्रकार के हैं। क्लस्टरिंग ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों, पसंद नापसंद या डेमोग्राफिक्स के आधार पर अलग-अलग सेगमेंट में बांटने में मदद करती है, ताकि उन्हें बेहतर टारगेट किया जा सके। और सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी था शायद? हाँ, सोशल नेटवर्क विश्लेषण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्लस्टरिंग का उपयोग करके समान रुचियों वाले लोगों, समुदायों या प्रभावशाली ग्रुप्स को पहचाना जा सकता है। फिर सर्च रिजल्ट ग्रुपिंग भी है। जब आप गूगल पर कुछ खोजते हैं, तो मिलते जुलते परिणाम अक्सर एक साथ ग्रुप करके दिखाए जाते हैं। इसके पीछे भी क्लस्टरिंग जैसी तकनीकें हो सकती हैं। अच्छा, और मेडिकल फील्ड में? मेडिकल इमेजिंग में डॉक्टर एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआई इमेजेस में ट्यूमर या अन्य असामान्यताओं का पता लगाने के लिए क्लस्टरिंग आधारित टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम इमेज के पिक्सेल्स को क्लस्टर करके संदिग्ध क्षेत्रों को हाईलाइट कर सकता है। ओके, इमेज सेगमेंटेशन भी कुछ ऐसा ही हुआ फिर? हाँ, इमेज सेगमेंटेशन यानी तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों या ऑब्जेक्ट्स को पहचानना। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सड़क, पैदल चलने वालों, दूसरी गाड़ियों आदि को अलग-अलग पहचानना जरूरी है। क्लस्टरिंग इसमें मदद करती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है एनोमली डिटेक्शन, यानी विसंगति का पता लगाना। एनोमली डिटेक्शन मतलब जो चीजें पैटर्न से अलग हैं। एग्जैक्टली। क्लस्टरिंग उन डेटा पॉइंट्स को पहचानने में मदद कर सकती है जो किसी भी क्लस्टर में ठीक से फिट नहीं होते, यानी वो आउटलायर हैं। ये आउटलायर अक्सर किसी धोखाधड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सिस्टम में गड़बड़ी या किसी दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण घटना का संकेत हो सकते हैं। ये तो वाकई काफी प्रैक्टिकल उपयोग है। स्रोत में कुछ और खास और थोड़े अनपेक्षित उदाहरण भी दिए गए थे, है ना? मुझे याद है तारों, जीन्स और यहाँ तक कि पर्सनालिटी से जुड़े उदाहरण थे। हाँ, और वो उदाहरण दिखाते हैं कि क्लस्टरिंग कितनी मौलिक और आधारभूत तकनीक है जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। जैसे खगोल विज्ञान में हर्ट्ज-स्प्रिंग रसेल डायग्राम। इसमें तारों को उनकी चमक और तापमान के आधार पर एक ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है। जब ऐसा किया गया तो तारे बेतरतीब नहीं बिखरे, बल्कि स्पष्ट समूहों या क्लस्टर्स में पाए गए। मेन सीक्वेंस, जायंट्स, ड्वार्फ्स, इसने हमें तारों के विकास को समझने में अभूतपूर्व मदद की। ये बेसिकली तारों की क्लस्टरिंग ही है। वाह,
और बायोलॉजी में जीन सीक्वेंसिंग वाला? हाँ, जीव विज्ञान में जेनेटिक्स से पहले प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी बाहरी बनावट पर आधारित था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जीन सीक्वेंसिंग डेटा पर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का उपयोग करना शुरू किया, तो प्रजातियों के बीच आनुवंशिक समानताएं ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आईं। कई मामलों में इसने पुरानी टैक्सोनॉमी को चुनौती दी और प्रजातियों के विकासावधि संबंधों की हमारी समझ को बदल दिया। कमाल है, मतलब ये छुपी हुई सच्चाई सामने ला सकती है। और पर्सनालिटी वाला क्या था? बिग 5 मॉडल? हाँ, मनोविज्ञान में प्रसिद्ध बिग 5 और हेक्साको व्यक्तित्व मॉडल इसी तरह विकसित हुए हैं। शोधकर्ताओं ने हजारों ऐसे शब्दों को इकट्ठा किया जो व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, मिलनसार, ईमानदार, चिंताग्रस्त वगैरह, और फिर लोगों द्वारा इन शब्दों के उपयोग के पैटर्न पर क्लस्टरिंग लागू की। इससे व्यक्तित्व के कुछ मुख्य अंडरलाइंग डायमेंशंस उभर कर सामने आए, जिन्हें आज हम इन मॉडल्स के रूप में जानते हैं। कमाल है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, समान चीजों को एक साथ रखना, इतने अलग अलग फील्ड्स में इतने गहरे नतीजे दे सकता है। ये सिर्फ डेटा को ग्रुप करने से कहीं ज्यादा है। स्रोत में इसके कुछ और फायदों का भी जिक्र था, जैसे इम्प्यूटेशन, डेटा कंप्रेशन और यहाँ तक कि प्राइवेसी संरक्षण। ये क्या है? हाँ, यहाँ एक बहुत रोचक पहलू ये है कि क्लस्टरिंग सिर्फ डेटा को समझने में ही नहीं, बल्कि कुछ और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में भी मदद करती है। ये इसके इनडायरेक्ट लेकिन महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब? इसका मतलब है गायब डेटा को भरना। मान लीजिए हमारे पास मरीजों का डेटा है और कुछ मरीजों के लिए किसी खास टेस्ट का नतीजा उपलब्ध नहीं है, डेटा मिसिंग है। अगर हमने इन मरीजों को क्लस्टर कर लिया है और हमें पता है कि एक खास क्लस्टर के मरीज आमतौर पर एक जैसे होते हैं, तो हम उस क्लस्टर के अन्य मरीजों के टेस्ट नतीजों का औसत या मोड लेकर उस गायब वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, तो ग्रुप की जानकारी का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल डेटा की कमियों को भरने जैसा है। गूगल स्रोत में वीडियो रिकमेंडेशंस का उदाहरण था शायद। हाँ, वीडियो अनुसंधानों का। अगर कोई नया या कम देखा गया वीडियो है जिसके बारे में ज्यादा डेटा नहीं है, तो उसे समान विशेषताओं वाले लोकप्रिय वीडियो के क्लस्टर में डालकर उस क्लस्टर की जानकारी का उपयोग करके उसकी अनुशंसा बेहतर ढंग से की जा सकती है। ओके, और डेटा कंप्रेशन का क्या? डेटा कंप्रेशन, ये फायदा सीधा क्लस्टर आईडी वाली बात से जुड़ा है। जैसा हमने पहले कहा, क्लस्टरिंग के बाद हर डेटा पॉइंट को उसके ढेरों फीचर्स के बजाय सिर्फ एक क्लस्टर आईडी से दर्शाया जा सकता है। ये असल में डेटा को कंप्रेस करने जैसा है। जहां पहले आपको हर ग्राहक के लिए सैकड़ों बाइट्स या किलोबाइट्स डेटा स्टोर करना पड़ता था, अब शायद आप सिर्फ कुछ बाइट्स में उसका क्लस्टर आईडी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बचत होगी जब डेटा बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल। जब आप अरबों डेटा पॉइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर में ये बचत बहुत मायने रखती है। स्रोत में YouTube वीडियो का उदाहरण था, है ना, जहां एक वीडियो से जुड़े कई फीचर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए एक YouTube वीडियो से कितना डेटा जुड़ा हो सकता है। किसने देखा, कहाँ से देखा, कब देखा, कितनी देर देखा, लाइक, डिसलाइक, कमेंट्स, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे फीचर्स। क्लस्टरिंग इन सबको मिलाकर वीडियो को कुछ क्लस्टर्स में बांट सकती है, जैसे एजुकेशनल लॉन्ग फॉर्म, वायरल शॉर्ट, म्यूजिक, इंटरनेशनल। अब हर वीडियो को इन सैकड़ों फीचर्स के बजाय सिर्फ उसके क्लस्टर आईडी से पहचाना जा सकता है, जिससे डेटा हैंडलिंग बहुत आसान और कुशल हो जाती है। ये तो स्टोरेज और कंप्यूटेशन के लिए बहुत फायदेमंद लगता है। और प्राइवेसी वाले पहलू के बारे में क्या? क्लस्टरिंग गोपनीयता कैसे बढ़ा सकती है? प्राइवेसी संरक्षण, ये एक सटल लेकिन महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। कई बार हमें यूजर्स के डेटा पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने होते हैं, जैसे उनकी पसंद के आधार पर उन्हें विज्ञापन दिखाना, लेकिन हम उनकी व्यक्तिगत पहचान या व्यवहार को पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहते हैं। क्लस्टरिंग यहाँ एक मध्य मार्ग प्रदान कर सकती है। हम यूजर्स को उनकी समान आदतों या विशेषताओं के आधार पर बड़े बड़े क्लस्टर्स में बांट सकते हैं। फिर मॉडल को ट्रेन करते समय या विश्लेषण करते समय हम व्यक्तिगत यूजर आईडी का उपयोग करने के बजाय उस यूजर के क्लस्टर आईडी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम सीधे तौर पर व्यक्ति को नहीं देख रहे, बल्कि उस जैसे लोगों के समूह को देख रहे हैं, जैसे YouTube यूजर की वॉच हिस्ट्री पर मॉडल ट्रेन करते समय। हाँ बिल्कुल। अगर हम क्लस्टर आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल ये सीखता है कि क्लस्टर X के लोग
आम तौर पर क्या पसंद करते हैं, ना कि यूजर ए क्या पसंद करता है। इससे कुछ हद तक एनोनिमिटी बनी रहती है। हालांकि यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है। प्राइवेसी तभी सुरक्षित रहती है जब हर क्लस्टर काफ़ी बड़ा हो, यानी उसमें पर्याप्त संख्या में यूजर्स हों। अच्छा, क्लस्टर साइज मैटर करता है। हाँ, अगर किसी क्लस्टर में सिर्फ कुछ ही लोग हैं तो उनकी पहचान पता लगाना फिर भी संभव हो सकता है। इसलिए क्लस्टर का आकार महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या हुआ? क्लस्टरिंग सिर्फ डेटा को साफ सुथरे ग्रुप्स में बांटना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डेटा को बेहतर ढंग से समझने, उसमें छुपी जानकारी निकालने, डेटा की कमियों को भरने, उसे संभालने लायक बनाने, मतलब कंप्रेस करने, और यहाँ तक कि कुछ हद तक यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने में भी मदद करती है। बिल्कुल सही। ये हमें विशाल और अक्सर शोर शराबे वाले, बिना लेबल वाले डेटासेट के अंदर छिपे हुए स्ट्रक्चर और गहरी समझ माने इनसाइट्स को उजागर करने की काबिलियत देती है। ये जटिल जानकारी को सरल बनाती है, उसे मापने योग्य बनाती है और उस पर कार्रवाई करना, एक्शनेबल बनाना संभव बनाती है। ये वाकई में डेटा साइंटिस्ट के टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे मशीनें बिना हमारे स्पष्ट निर्देश के सिर्फ डेटा को देखकर उसमें इतने सार्थक समूह ढूंढ सकती हैं। ये डेटा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, जहां पैटर्न खुद ब खुद उभर कर आते हैं। निश्चित रूप से ये डेटा की अपनी भाषा को सुनने जैसा है, जिसे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हमारे लिए अनुवादित करते हैं। आज हमने क्लस्टरिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, जो गूगल डेवलपर्स के बेहतरीन संसाधनों पर आधारित थी। हमने देखा कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या-क्या फायदे और उपयोग हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है। जब हम कहते हैं कि क्लस्टरिंग समानता के आधार पर ग्रुप बनाती है, तो ये समानता की परिभाषा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कैसे तय करते हैं कि दो चीजें कितनी समान हैं? क्या अलग-अलग तरीकों से समानता को परिभाषित करने पर हमें बिल्कुल अलग-अलग क्लस्टर मिलेंगे? हाँ, ये मुमकिन है। और अगर ऐसा है तो इसका हमारे विश्लेषण और नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? ये दिखाता है कि क्लस्टरिंग जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करने की भी जरूरत है, खासकर समानता को परिभाषित करते समय। Thank you for watching The Funnel Effect.